नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बांग्लादेश में हुई हिंसा और वहां हिंदुओं पर कथित अत्याचार के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक दलित नौजवान की हत्या और उसे जिंदा जलाए जाने जैसी घटनाओं पर विपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि गाजा पट्टी की घटनाओं पर आंसू बहाए जाते हैं। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाए जाने की भी बात कर दी है और बात करके एक अलग ही राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी विधानसभा में भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और उसको लेकर जमकर जो है चर्चाओं का बाजार भी तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार से पूरा विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पस्त नजर आया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इसको लेकर होता हुआ नजर नहीं आया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष विधानसभा के भीतर भी दलितों को केवल वोट बैंक की नजर से देखता है। इसी वजह से बांग्लादेश में दलित युवक के साथ क्रूरता पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। उन्होंने कहा कि गाजा पर हर बात पर आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में दलित नौजवान को जला दिया गया। आपकी जबान इस पर क्यों नहीं खुली? एक शब्द क्यों नहीं निकलता? जबान क्यों सिल गई है आपकी? उन्होंने बांग्लादेश के गठन और क्षेत्रीय इतिहास का भी जिक्र किया यहां पर और कहा कि अगर परिस्थितियां अलग होती तो वहां अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो और भी दयनीय होती। ये कहा है कि स्थिति जो है और ज्यादा क्रूर और ज्यादा बर्बरतापूर्ण होती अगर इस तरीके की जो स्थिति है वो खड़ी हो जाती। अब देखिए, बांग्लादेश पर योगी की जो हुंकार है उसका असर क्या हो रहा है और लोग इसे कैसे ले रहे हैं, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष को कैसे घेरा है, किस तरीके से इसको लेकर के पूरी जानकारी दी है। कहा है कि विपक्ष के जबान इस वक्त सिले हुए हैं। योगी ने विपक्ष को बांग्लादेश में हत्या पर सीधे तौर पर घेरा है। अब जानकारी जरा बड़ी वॉल पर आप देखिए। बांग्लादेश पर योगी की हुंकार क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर विधानसभा में विपक्ष को पूरी तरीके से घेरा और कहा कि विपक्ष चुप क्यों है, मौन क्यों है और क्यों नहीं बोलता है बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थितियों को लेकर, मिनॉरिटी को लेकर के क्यों नहीं कहता। दलित युवक हत्या पर विपक्ष की चुप्पी आखिर क्या कहती है? यहां पर तो बड़ा कहा जाता है पीडीए, लेकिन वहां पर क्यों जबान सिल गई है? बांग्लादेश पर योगी की हुंकार आगे इस कदर बढ़ती है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि दलित युवक की हत्या पर सवाल नहीं किए गए, बोला नहीं गया, लेकिन गाजा पर आंसू बहाने से कोई पीछे नहीं हटता है। गाजा पर आंसू बहाने वाले बांग्लादेशी इस वक्त चुप क्यों हैं? क्यों उनकी जबान से एक शब्द नहीं निकलता इसको लेकर के? और जबान से विपक्ष के तमाम वो बड़े राजनेता जो इस मुद्दे को उठाते आए हैं, गाजा पट्टी पर आंसू बहाते आए हैं, अब वो क्यों नहीं बोल रहे, चुप क्यों हो गए हैं? वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आड़े हाथों उन तमाम विपक्षी दलों को लिया, उन नेताओं को लिया जो गाजा पट्टी को लेकर के बीते दिनों चर्चाओं में रहे हैं, जिन्होंने गाजा पट्टी पर आंसू बहाए हैं और सीधे सीधे इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। अब देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, जहां पर किस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो सुलूक हो रहा है, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक एकदम क्लियर शब्दों में बात कही है, बयान दिया है। उसमें कहा है कि यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और इसके साथ साथ यूपी में अब इसे अमल में लाया जाएगा। यूपी में इसको लेकर के
सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी। यूपी विधानसभा में बांग्लादेश में दलित युवक की हत्या के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा बयान दिया है और बयान हमने आपको सुनवाया जहां किस तरीके से विपक्ष को आईना दिखाया है, एक मिरर दिखाया है कि आप जो कहते हैं वो कुछ और होता है, करते कुछ और है, यानी कि आपकी कथनी और करनी दोनों ही अलग है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दलितों को वोट बैंक की निगाह से ही देखते हैं ये विपक्षी नेता, इसलिए इस मुद्दे पर कुछ कोई बोल नहीं रहा है और कोई अपनी जबान नहीं खोल रहा है, कोई बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को लेकर के एक शब्द नहीं बोल रहा है। अब बांग्लादेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार को लेकर के जिस तरीके से तस्वीर है, मीनाक्षी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है। मीनाक्षी, हम जो देख रहे हैं अब उत्तर प्रदेश तक इसकी गूंज अब सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, स्पेशली हिंदुओं के साथ हो रहा है, अब वहां पर जिस तरीके की स्थिति है, जो क्रूरता हिंदुओं के साथ बढ़ती जा रही है, अब सीधे दो टूक शब्दों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, विपक्ष को घेरा है, इस पर आपकी राय? देखिए, बिल्कुल राय नहीं, लेकिन एक क्या कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के मैं आपको बताती हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। आपको याद होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के साथ साथ ये मुद्दा गरमाने लगा था कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या उनकी पहचान कैसे होगी। हालांकि योगी सरकार ने पहचान करने के साथ साथ डिटेंशन सेंटर बनाने शुरू किए ताकि उन तमाम लोगों की पहचान करने के साथ साथ उन्हें वहां पर रखा जा सके और उसके बाद उन्हें वापस से उनके देश में भेजा जा सके। अब वो रोहिंग्या है, म्यांमार से आए हुए हैं या फिर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से आए हुए हैं। इसको लेकर के विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए कि आखिरकार क्यों बाहर भेजना है। एक जो पूरा नैरेटिव है ये सेट करने की कोशिश की गई कि एसआईआर के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें देश से बाहर किया जा रहा है। तो बार बार जो विपक्ष है वो इसकी ही माला जपते हुए नजर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वही इन्हें याद दिलाया है कि जब एसआईआर हो रही है, घुसपैठियों को हम देश से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बाहर करने की कोशिश की जा रही है, तो आप एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपके जबान से एक शब्द नहीं निकलता है। आपको याद होगा, अलावा सवाल ये भी कि गाजा पट्टी पर तो बड़े बयान आते हैं सामने, आंसू बहाए जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर देश में स्पेशली यूपी को मैं अगर फोकस पर रखूं तो उत्तर प्रदेश में तो पीडीए का नारा इस कदर बुलंद किया जाता है। अब दलित की हत्या बांग्लादेश में होती है, उस पर एक जबान से शब्द नहीं निकलता है। यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह भी रहे हैं कि इस पर क्यों नहीं कहते वो विपक्षी नेता। बिल्कुल, ये सेलेक्टिव पीडीए है जो अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसे करने के लिए अपनाया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नारा जरूर बुलंद किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश में नए पीडीए से कुछ लेना देना है, नए हिंदुओं से कुछ लेना देना है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश से तस्वीरें कोई पहली नहीं आई हैं सामने। इसके पहले 5 अगस्त 2024 को जब वहां पर पूरी हिंसा भड़की थी तो किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट कर करके उनके शरीर से खाल उतार करके उन्हें चौराहों पर लटका दिया गया था, तभी ये विपक्ष मौन था। और आज जब दीपू चंद्र की हत्या की गई, उसके शव को जला दिया गया अधमरा होने के बाद, और उसके बाद एक 7 साल की बच्ची को जला दिया जाता है। घरों में लोगों को ढूंढा जा रहा है, जो लोग अपनी पहचान बता रहे हैं वो हिंदू हैं या दलित हिंदू हैं, किसी भी तरीके से अगर वो व्यक्ति हिंदू से जुड़ा हुआ है तो उन्हें टारगेट करके फिर से उसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और इस पे विपक्ष की चुप्पी साफ तौर पर नजर आती है। विपक्ष की तरफ से एक बयान नजर नहीं आता है। अगर आप इसे पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बढ़ा दे, उत्तर प्रदेश से हम अगर बाहर निकल करके आ जाए तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में किस तरीके से राजनीति होती है। अभी पिछले दिनों ही टीएमसी के एक नेता है जो कि सिलीगुड़ी गए हुए थे। अब सिलीगुड़ी में वो इस तरीके का एक बयान दे देते हैं कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, जो पाकिस्तानी है, वो सब हमारे भाई हैं, सबको आने दो। तो जिसकी सोच इस तरीके की हो कि घुसपैठियों को आने दो, लेकिन अगर किसी देश में किसी हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर जबान से लो। फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, गाजा में कुछ हो रहा है। यूनुस के जो सलाहकार है वो चिकन नेक को लेकर के भी बड़ा बयान दे जाते हैं। वो कहते हैं कि जो 7 सिस्टर्स है, अगर बांग्लादेश में जो हो रहा है और अगर भारत इसी तरीके से अपना रुख रखता है तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 7 सिस्टर्स के साथ भी छेड़खानी हो सकती है। वहां पर किसी तरीके का जो कहा जाए आपत्तिजनक स्थिति जो है वो उत्पन्न कराने की कोशिश करवाई जाएगी। खुले तौर पर इसको लेकर के बयानबाजियां होती है। बांग्लादेश की तरफ से जो कट्टरपंथ की जो सरकार वहां पर है वो इस रुख को सामने रखती है।
तो अभी वक्त जो है वो वहां पर फरवरी 2026 में चुनाव का है, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं जो कट्टरपंथियों को पसंद आए। लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि सेवन सिस्टर्स को अलग करने की बात करे और भारत सरकार वो करने दे। आपने देखा होगा कि जितने भी वक्त में आतंकवादी हमले हुए हैं, भारत सरकार की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बात रही चिकन नेक की या फिर उस पूरे सेवन सिस्टर्स की, तो उसे अलग कर पाना बांग्लादेशियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपना हो सकता है, क्योंकि एक देश जिसकी संप्रभुता, अखंडता भारत की तरफ से प्रदान की गई है, वो क्या कहता है, कैसे कहता है, उस पर कोई भरोसा नहीं करने वाला है। और ये ख्याली पुलाव है मीनाक्षी जो ये पका रहा है बांग्लादेश, और यूनुस सरकार के जो शीर्ष पर बैठे हैं यूनुस साहब, इनके वो पकाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि सेवन सिस्टर्स कोई ऐसे ही भारत इसको लेकर के ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही स्पष्ट राय नहीं रखेगा या इसको लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सली रिएक्शन नहीं रखेगा। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी तमाम जानकारी के लिए आपका। और मेरे साथ इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों की जानकार मौसमी कलिता सचदेव और इसके साथ साथ आलोक वत्स बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ कनेक्ट है। आलोक वत्स साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो क्लियर शब्दों में कह दिया है, क्लियर कह दिया है कि पीडीए पीडीए पीडीए। हम उत्तर प्रदेश में तो इसकी बात सुनते हैं, इसकी गूंज जो है वो सुनते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अगर होता है वहां पर आवाज नहीं उठती है। बांग्लादेश में अगर दलित हिंदू की हत्या हो जाती है वहां पर आवाज नहीं उठती है। गाजा पट्टी पर बोलने के लिए बड़ा झंडा बरदार बन जाते हैं सभी। आलोक वत्स, कैन यू हियर मी? या देखिए रितु जी, ये जो भारत में जब कभी भी गाजा में कुछ हुआ तो आपने देखा किस तरीके से उसका प्रतिरोध यहाँ इन लोगों ने जुलूस निकालकर, प्लेकेट्स लेकर और विभिन्न प्लेटफॉर्म से इन्होंने उसके बारे में चर्चा की। लेकिन कोई भी पार्टी, पीडीए को छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर एक शब्द आज तक नहीं बोला है, न बोलने को तैयार है। तो ये दर्शाता है कि उनका प्रेम दलितों के प्रति कितना है, हिंदुओं के प्रति कितना है। वो सिर्फ जातिगत राजनीति को साधकर अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरीके से दीपू चंद दास की हत्या की गई सरेआम और लाखों लोगों की भीड़ में पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थी, मूक दर्शक बनी हुई थी। और उनके यूनुस ने कहा कि ये एक अप्रिय घटना है बस, और उनका काम उसके बाद खत्म हो गया। आज हमें चिंता करनी है कि हमारे भाई बंधु जिसको हमने पैदा किया, 71 में अगर इंदिरा गांधी नहीं स्टेप इन करती तो बांग्लादेश नाम की चीज ही नहीं होती। ये जो रिएक्शन अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का आया है, ये अगर मैं कहूं इस वक्त अगर बांग्लादेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बयान को हम कंपेयर करें और या फिर पैरेलली इस बयान को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बयान है और उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को पूरी तरीके से आईना दिखाया है, एक मिरर दिखाया है कि भैया आप देश में तो बात करते हैं इस तरीके की अल्पसंख्यकों की। अभी हमने देखा था हाल ही में मामला सामने आया था नीतीश कुमार का, जिसमें हिजाब उन्होंने हटाया तो सीधे तौर पर किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को भुनाया गया विपक्ष की ओर से। लेकिन अभी नहीं बोल रहे बांग्लादेश के मुद्दे पर। मेरे साथ कलिता सचदेव जी जुड़ी हुई हैं। कलिता जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा मुद्दा है, या मैं एक विदेश मामलों की जानकार के रूप में आपके चश्मे से समझना चाहूंगी, ये जो स्थिति इस वक्त दयनीय बांग्लादेश में हम देख रहे हैं स्पेशली हिंदुओं के प्रति, इसमें से हटा दीजिए दलित और अलग अलग जो हम अगर बाइफरकेट भी करें, इन सबको हटाएं साथ में, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों की जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में है इस पर विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा है? ये बहुत स्ट्रेंज है कि विपक्ष हो, बांग्लादेश हो, वो हिस्टोरिकल जो 1971 में है वो सब भूल चुके हैं। एंड ये जो साइलेंस है ये बांग्लादेश को एनकरेज करते हैं। आप देखिए बांग्लादेश में अब वायलेंस नॉर्मलाइज हो गया है, वायलेंस इज नॉर्मल नाउ इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो सेवन सिस्टर्स पे बोल रहे हैं कि कट ऑफ कर देंगे। जो हमें पता है वो स्ट्रैटेजिकली हो, मिलिटरीली हो, वो इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक है, इवन ज्योग्राफिकली भी अब्सर्ड है। बट ये जो रेटोरिक है, ये जो वर्ड्स है वो बहुत डेंजरस है। तो नो डाउट बांग्लादेश बोल पा रहे हैं ऐसे डेंजरस वर्ड्स, तो ये एनकरेजमेंट कहीं ना कहीं हमारे देश में ही मिल रहा है ना।
नाउ जहां हमें यूनाइटेडली सोचना है हमारे अपनों के लिए, हम यहाँ पे अपने ही देश में डिवीजन कर रहे हैं। सो जहाँ पे आप देखिए वहां पे जो भी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, इट इज लाइक ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं पता, सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी चुप होना इज व्हाट। कलिता जी, ये तो वक्त है स्ट्रांगली कंडेम करने का, स्ट्रांगली जो है रिएक्ट करने का। और ऐसे में मेरे साथ मेरे जो मेहमान हैं आलोक वत्स साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे मैं जानना चाहूंगी सर, ये विपक्ष की जो सिलेक्टिवली एक अपने अगर कहूँ अपने मुद्दों को बुनाने की जो कोशिश होती है, सिलेक्टिव अप्रोच, अगर मैं इसे पूरा टर्म दूं तो सिलेक्टिव अप्रोच क्यों होती है? गाजा पर तो बड़ी बुलंदी के साथ अपनी बात को रखते हैं, आंसू बहाते हैं, सदन तक हम लोग देखते हैं, कई कई जगह पर तो तस्वीरें सामने आई थी जहां झंडे भी लहराते हुए हमने तस्वीर देखी गए। उसके अलावा अगर मैं इस वक्त सिचुएशन को देखूं, अभी तो राजनीति को साइड रख करके पूरे देश को एक होना चाहिए, विपक्ष हो पक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यूनुस को भी एक मैसेज देना चाहिए ना कि भैया जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। देखिए रितु जी, राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। ये शुरू से पॉलिटिक्स के लिए ये सारा काम करते आए हैं और आज भी पॉलिटिकल गेन के लिए ही इस तरीके का चुप्पी साधे हुए हैं और कोई कारण नहीं है। और इनकी धज्जियां बिहार में उड़ गई, जहां के लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत से जिताया। अब ये ज्यादा राजनीति इस तरीके का जातिवाद के साथ और धर्म के साथ यूपी में भी नहीं चलने वाला जाए। 2027 2026 में आप देखिएगा कि वहां की जनता ऐसे मंसूबे साधने वालों को पूरी तरीके से बुलडोज कर देगी। अब आइए आप बांग्लादेश पर। बांग्लादेश जितना उछल रहा है और जैसे मौसमी जी ने कहा कि ये 7 सिस्टर्स की बात कर रहा है, ये उसकी हिम्मत नहीं है, ये उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं जो उससे बुलवा रही हैं। और जो वो कर भी रहा है उसके पीछे भी विदेशी ताकतों का हाथ है। आज चीन उसका सपोर्ट में खड़ा है, अमेरिका उसके सपोर्ट में खड़ा है। अमेरिका ने अपना बेस बना लिया, चीन उसकी बंदरगाह पर अपना अड्डा जमाए हुए है। और वो लेकिन मुद्दा तो ये है ना आलोक वत्स साहब कि यहाँ पर इस पूरे मामले को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि अब इसकी जो बुनियादी एक कहा जाए किसका बेसिस है, जो उसका मोटिव है, वो ही कहीं छुप गया है। बहुत शुक्रिया आप आलोक वत्स जी जुड़े। लेकिन कलिता जी, एक विदेश मामले की जानकार होने के नाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त हम जो स्थिति देख रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से भी, मैं अपनी सहयोगी मीनाक्षी से भी ये जिक्र कर रही थी कि जो चिकन नेक को लेकर के जिक्र सामने आता है, कई दफा अगर मैं कहूं इस बात को लेकर के कहा भी गया है, पुरजोर तरीके से इस बात को बुलंद किया गया कि अगर भारत इस तरीके से प्रतिबंध लगाएगा, भारत प्रेशर क्रिएट करेगा, तो हम 7 सिस्टर्स के ऊपर नजर रखेंगे, 7 सिस्टर्स के अंदर जो अशांति है वो फैलाने की कोशिश करेंगे। मैम, इससे अगर मैं समझना चाहूं तो ग्लोबल लेवल पर कैसे देखा जा रहा है? इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान को लेकर के सवाल किए जा रहे थे कि पाकिस्तान अंडर द करंट, अंडर द टेबल जो है इससे कहीं ना कहीं हवा दे रहा है, पूर्वी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीजें क्या जोड़ी जाएगी अब? देखिए, बिल्कुल फेल्ड लीडरशिप तो है ही। देखो, यूनुस का तो फेल्ड लीडरशिप है, बट इसके पीछे फॉरेन हैंडल्स है। आप चाइना कहिए, चाइना से पाकिस्तान को पावर मिलता है, इवन अमेरिका इज ऑल्सो देयर। वो कभी चाहते ही नहीं कि बांग्लादेश स्टेबल हो, क्योंकि बांग्लादेश स्टेबल हो जाएगा तो इंडिया भी स्टेबल हो जाएगा। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जो डिस्टर्बेंसेस है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, वो चाहते हैं ये डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यू होती रहे, सो दैट इंडिया कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर प्रोग्रेस। इन भारत को क्या कर रहे हैं, भारत को बिजी रख रहे हैं उसी चीजों में। सो डेफिनेटली यहाँ पे फॉरेन हैंडल्स है। एंड जो हमारे नोबेल लॉरेट है यूनुस जी, जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश को, मतलब यूथ को पावरफुल बनाएंगे, यूथ को एक नया दिशा दिखाएंगे, एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे थे। टुडे इट इज अ बिग क्वेश्चन ऑन हिम। आपने बांग्लादेश को कहां लाके रख दिया, जहां और जिस सवाल के साथ शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, यूनुस गद्दी पर आए, यूनुस ने सरकार संभाली, मोर्चा संभाला, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि यूनुस ही वो क्रूर शासक के तौर पर उभरे हैं
हैं जो कि सीधे तौर पर अभी जिम्मेदार है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यूनुस साहब की चुप्पी पर भी है कि वाई इज ही साइलेंट, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको लेकर के। और अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश में भी ये मुद्दा उठा दिया है कि अब ये सिर्फ वीएचपी के प्रदर्शन या एम्बेसी के बाहर के प्रदर्शन तक क्यों सीमित रहे, इसको लेकर के एक आवाज बुलंदी के साथ उठाई जानी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यूनुस जो है ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन हैंडलर्स। एक्चुअली वो पपेट बन गए हैं, इसीलिए वो चुप है। अगर वो कुछ करना चाहते थे तो ही कुड हैव रेज्ड अ वॉइस, वो नहीं कर रहे बिकॉज मुझे लगता है वो भाग ही जाएंगे बांग्लादेश से खुद ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुर्सी वो संभाला हुआ है इट इज ओनली बिकॉज ही हैज बीन टोल्ड, और उनके जो स्ट्रिंग्स है कोई और स्ट्रिंग्स घुमा रहे हैं और वो नाच रहे हैं, ही इज अ पपेट। एंड ऐसे करके क्या हो गया, बांग्लादेश इज हर्टिंग इटसेल्फ। बांग्लादेश का फ्यूचर एकदम डार्क फ्यूचर है। बांग्लादेश आज ब्रिंक में है, इट इज इन क्रॉस रोड्स। आप देखिए जहां नेपाल में भी हमने देखा है प्रोटेस्ट हुआ है, जेनजी आ गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी की तरफ मुड़ गए क्योंकि उनको पता है कि ऐसे प्रोग्रेस नहीं होगा, ऐसे यूथ का प्रोग्रेस डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब वहां पे मुझे लगता है रेडिकलाइजेशन इतना डीप घुस गया है कि वहां पे लोगों को चाहिए ही नहीं शायद प्रोग्रेस। अब वो सिर्फ इन मुद्दों पे अड़े हुए हैं कि ये एक मुस्लिम कंट्री घोषणा किया जाए, ये और माइनॉरिटीज पे अटैक कर करके वो खत्म कर रहे हैं। बट इट इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू जहां पे यूनुस गवर्नमेंट इट्स अ ग्रेट फेलियर, एंड ये फेलियर भी मुझे लगता है डेलिबरेट फेलियर है, वो नहीं करना चाह रहे। फॉरेन हैंडलर्स तो है ही, लेकिन आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट इस पर रोक। बिल्कुल अब यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है, यूथ को भटकाया जा रहा है, और अब क्या हो रहा है, इट इज डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। वहां के जो यंग जनरेशन है जो और इसको कहीं ना कहीं एड्रेस उनको किए क्या जाने की मिलेगा जरूरत फ्यूचर में? है कुछ नहीं कलिता मिलेगा। जी। और तस्वीरें हम देख रहे हैं आगजनी की तस्वीरें, मीडिया चैनल्स को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी बड़ी जो वहां पर बिल्डिंग्स है, खासतौर पर हिंदुओं के जो घर हैं उनको जला दिया जा रहा है, उनकी पूरे सोल के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। उनको ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नामो निशान ही मिट जाए, इस तरीके की कोशिश है। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। भूपेंद्र यादव जी, हम इस सिचुएशन को अगर एनालाइज करें, फिलहाल जो कलिता यादव जी कह रही थी, माफ कीजिएगा कलिता जी जो कह रही थी, वो ये कह रही थी यहाँ पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश पर। वो प्रेशर अमेरिका भी बना रहा है, वो रशिया भी बना रहा है, वो इंडिया भी बना रहा है, और चारों तरफ से बन रहा है। लेकिन यूनुस तो ठहरे यूनुस, वो सुन किसकी रहे हैं? पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की, मुनीर साहब की। तो क्या उनको डर है उनकी सत्ता जाने का? देखिए रितु जी, मैं बता दूं कि खास करके बांग्लादेश के अंदर में यूनिस जो है वो हैंडलर का काम कर रहे हैं, और खास करके जो हमारा हिंदू जितने भाई हैं वहां, उनको इस तरह का जो है ना जिंदा जला करके मार देना, ये तो विभत्स जो है ना घटना है। यह पूरा विश्व नहीं बर्दाश्त करेगा। अभी देखे होंगे पर कि इस विश्व पर के विपक्षी पटल पर पार्टी क्यों मौन है? विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं? विपक्षी, देखिए ऐसा है कि मैं तो पूछना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचारी परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर खड़े जो पार्टी है हमारे प्रदेश देश के अंदर में, इंडी गठबंधन के लोग, ये लोग समाजवाद एक ढोंग है और एक दिखावा है इन लोगों के लिए। ये लोग सेकुलरिज्म की बात करके इस देश में जिस तरह से जो है ना गद्दार करने का इन लोगों का प्रयास है, डीप स्टेट बनाने का, इंडिया के अंदर में भी रितु जी इन लोगों का प्रयास है। जैसे हमारे प्रदेश में आदरणीय लालू प्रसाद जी का रहा, जैसे उधर हमारे श्रीदेव मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र तो अखिलेश जी का सरकार है। आपकी केंद्र में सरकार है भूपेंद्र यादव जी, आपके हाथों में ऐसा सारी है। चाबी है सत्ता की। आप कोशिश नहीं। कीजिए ना, इस पर एनालाइज करवाइए भूपेंद्र यादव जी। मैं आपसे एक बस सजेशन के तौर पर भी, एक नागरिक होने के नाते भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, खुलवा दीजिए दरवाजे। जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू है जो इस बर्बरता को झेल रहे हैं, दरवाजे खुलवा दीजिए उनके लिए। आप केंद्र में आपकी सत्ता है ना, आपकी शासन है। देखिए एनआरसी वगैरह जो बना है ना, ये सारी इसी चीज का जो है ना सिग्नल है रितु जी। ये जो भी होगा, यहाँ से बांग्लादेशी को हम लोग जो है ना शेल्टर होम में रख करके उनको भी इसी तरह से प्रताड़ित करके भेजेंगे बांग्लादेश में। और वहां के जो हमारे हिंदू भाई हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेवार नागरिक, एज ए प्रवक्ता तो है ही, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें यह सलाह देंगे आदरणीय हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से
कि जितने हिंदू हैं वहां पर बांग्लादेश से हिंदुस्तान में बुला लिए जाए। तो और बीच का रास्ता जितने कैसे यहाँ निकलेगा? बीच का बांग्लादेशी- रास्ता निकालने की कोशिश आप ही लोग करेंगे ना। जितेंद्र यादव मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। जितेंद्र यादव से मेरा एक सवाल है। रुकिएगा भूपेंद्र यादव जी, रुकिए जरा 1 मिनट। जितेंद्र यादव जी, अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष मौन है, विपक्ष कह ही नहीं रहा, विपक्ष को गाजा पर बड़ी दुख हो जाता है, आंसू बहाने लगते हैं विपक्षी नेता, इस पर नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है जितेंद्र यादव जी? आप साथ नहीं दे रहे हैं क्या, या आप खड़े नहीं है क्या? ये सवाल बीजेपी की तरफ से। रितु जी, पहले हमारे भाजपा के हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र बांग्लादेश के मुद्दे पे विपक्ष को घेर रहे हैं। हमें तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि केंद्र में इनके अकॉर्डिंग इतनी मजबूत सरकार है, और जहां तक जो बड़े देश होते हैं ना, वो अपनी भौगोलिक स्थिति को और अपने भौगोलिक स्थिति से बाहर जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उसकी विदेश नीतियां को सर्च करने का दायित्व। ठीक है, विदेश नीतियों पर आप सवाल उठाइएगा, आप पुरजोर तरीके से नहीं, उठाइएगा, रितु आपका जी, राइट है ये। आप विपक्षी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन आप उठा रहे हैं, इसके साथ साथ इस मुद्दे को भी उठाइए ना। फिर अगर नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर आप सवाल करते हैं, तो आप सवाल अल्पसंख्यकों को लेकर के क्यों नहीं उठा रहे हैं? यही तो सवाल है योगी आदित्यनाथ का। इसी को तो कह रहे हैं कि पीडीए 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 यूपी में चिल्लाया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर दलित व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या वहां पर होती है, इस पर एक शब्द नहीं निकलता है विपक्षी राजनेताओं के। रितु जी, उसी सवाल के क्रम में मैं आपको जवाब दे रहा हूं, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये जो मैं कह रहा था कि ये जो बड़े देश होते हैं उनकी जवाबदेही होती है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम लोग क्या देख रहे हैं विश्व पटल पर? जब कांग्रेस का शासन इस देश के अंदर हुआ करता था, इंदिरा जी इस देश की, स्वर्गीय इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, राजीव जी, पीवी नरसिम्हा राव और क्या कहते हैं हमारे आदरणीय अर्थशास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, इन तीनों जो देश होते थे ना, ये तीनों माने हम कह दें उसको बहुत ही देहाती शब्दों के अंदर इस मैटर को पॉलिटिसाइज करना छोड़िए प्लीज। पहले तो एक अपील है आपसे, इंडिया डेली भी इस मैटर पर बहुत गंभीर है और हर दिन हम लोग एक डिस्कशन इस पर कर ही रहे हैं, इसको पूरे दिन हम लोग इस खबर पर बने रहते हैं, हम दिखाते हैं वहां पर स्थिति क्या दयनीय है हिंदुओं की। लेकिन सर, इस मैटर को इतना पॉलिटिसाइज करना जरूरी नहीं है। इस वक्त देश चाह रहा है कि विपक्ष पक्ष साथ आए और इसको लेकर के स्ट्रांगली कंडेम किया जाए। भूपेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे, आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन कलिता जी, इस सिचुएशन को अगर मैं एनालाइज करूं, विपक्ष अभी मौन है, चाहे बोल रहा है जो भी है इस वक्त देश में स्थिति, लेकिन अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, वहां पर एंट्री हो गई तारिक रहमान की। कहा जाए तारिक रहमान जो एक अपने आप को लोकतंत्र का रहनुमा बताते आए हैं, तो क्या अब तारिक रहमान की एंट्री के बाद तस्वीर बदलने वाली है? देखिए, जब तक वहां के लोग ये जो रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजीज को नहीं छोड़ेंगे, कोई नॉर्मलाइज नहीं होगा। जब तक ये लोग फॉरेन हैंडलर्स के पपेट रहेंगे, तब तक नॉर्मलाइज नहीं होगा। और ये चाहते ही ये है। ये देखिए, अभी हमारे बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है, कहीं ना कहीं उसके कारण हमारे इंडिया में भी अनरेस्ट हो रहा है। अब देखिए, कल को हाई कमीशन के बाहर सब लोग कितना, मतलब बिकॉज भारत टेंस्ड है अभी सिचुएशन को लेके, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे अनरेस्ट हो रहा है, पुलिस को बैरिकेड लगाना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के लिए हमारे भारत में भी अनरेस्ट है। मैम, कहीं ना एक कहीं तो बहुत ही गंभीर स्थिति है वहां पर जब मैं सिचुएशन को देखूं, अगर मैं कुछ शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, तो शब्द ये निकल के आएंगे कि वहां पर हिंदुओं के घरों को तलाशा जा रहा है, चुन चुन करके देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि यदि ये हिंदू का घर है तो उस हिंदू व्यक्ति को तो मारा ही जाएगा, उसके साथ बर्बरता तो की ही जाएगी, उसके घर को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया जाएगा। यही हमने दीपू चंद्र दास की स्थिति में देखा, कई ऐसे नाम सामने आए, लेकिन इसको लेकर के यहां पर भारत को एक स्ट्रांगली रिएक्शन देने की जरूरत है और विपक्षी पार्टियों को पक्ष वालों का भी साथ देने की जरूरत है। एक लास्ट रिएक्शन आपका छोटा सा।
बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, ना पॉलिटिक्स में किसी को। नाउ वी शुड स्टैंड यूनाइटेड टू Right. प्रोटेक्ट आवर ओन पीपल। ये अब नहीं है, कांग्रेस बीजेपी नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा भारत में अनरेस्ट ना हो और वहां पे माइनॉरिटीज पे अटैक ना भारत हो। में तो क्या क्योंकि इसका अनरेस्ट होगा, लेकिन कलिता जी इस मुद्दे को सोचा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को इस प्लेटफॉर्म पर रखा है, इस प्लेटफॉर्म पर बात की है, तो क्लियरली एक्सपोज हो जाता है कि पीडीए वाला जो राग है वो सिलेक्टिव अप्रोच के तहत अब विपक्ष का निकल रहा है। आप सभी ने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। फिलहाल की जो स्थिति बांग्लादेश में है, हम देख रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं के साथ आए दिन हर दिन यहाँ पर इसी तरीके से बर्बरता हो रही है, लेकिन अभी देश के भीतर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। विपक्ष चुप है। अब इसी को लेकर के आगे भी चर्चा की जा रही है।